हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डीसी मशीन के बारे में कि डीसी मशीन क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है या डीसी जनरेटर क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट्स किस काम क्या क्या काम करता है, उसकी एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले वो वाले वीडियो को कंप्लीट देख लें। ठीक है, अब समझते कि डीसी सीरीज मोटर क्या होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करके बताता हूँ कि डीसी मोटर क्या होता है। सबसे पहले समझो मोटर क्या होती है। मोटर मतलब वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब मोटर चालू करने के लिए आप मोटर के प्लग को सॉकेट में लगाते हो तो वहां से उसको क्या मिलती है? विद्युत। तो मोटर ने क्या लिया? मोटर ने वहां से विद्युत ऊर्जा लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे प्लग का बटन ऑन करते हो तो आपका मोटर घूमने लगता है। घूमने का मतलब उसने जो बिजली ली वो काय में बना दिया? यांत्रिक ऊर्जा में। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो आपका मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद कोई भी मशीन हो उसके मेनली दो भाग होते हैं। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। ठीक है, स्टेटर मतलब उसका बाहरी आवरण और रोटर मतलब जो पार्ट उसका घूमता है उसे आप क्या कहते हो? रोटर। चाहे कोई सी भी मशीन हो उसमें दो चीजें हमेशा मिलेगी, एक होगा स्टेटर, दूसरा होगा रोटर। डीसी मशीन के केस में स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन के केस में स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, मतलब रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, डीसी मशीन के रोटर को आर्मेचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्मेचर। ठीक है, मेनली मशीन में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है? फील्ड वाइंडिंग आपका स्टेटर पर होता है। ठीक है, दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग आप कहां पर करते हो? आर्मेचर वाइंडिंग आप रोटर पर करते हो। ठीक है, जिसे डीसी मशीन के केस में क्या कहा जाता है? आर्मेचर। मतलब आर्मेचर पर ही क्या किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर हो गया दोनों वाइंडिंग से। अब डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में या श्रेणी क्रम में कनेक्ट होता है तो उसे आप डीसी सीरीज मोटर कहते हो। यहां तक समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसे आप डीसी सीरीज मोटर कहते हो। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में जो आपका करंट रहता है वो एक ही करंट रहेगा, मतलब पूरे परिपथ में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्यों होगी समझना, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, इसलिए पूरे परिपथ में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद डीसी मशीन में जो पूरा करंट है, डीसी मशीन में जो पूरा करंट है वो फील्ड से होके आर्मेचर में जाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जाता है, तो इसलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार एवं कम लपटों का बनाया जाता है। फिर से बता रहा हूं, डीसी सीरीज मोटर में जो आपका करंट होता है वो फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए पहले फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, उसके बाद आर्मेचर में जाएगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जाता है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार का बनाया जाता है और उसमें लपटे मतलब नंबर ऑफ टर्न क्या होते? कम होते। ठीक है, मोटे तार होने का मतलब होता है उसका प्रतिरोध कम होना। प्रतिरोध कम होने का मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा धारा प्रवाहित होना। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि मोटर को चालू होने के लिए आर्मेचर पर प्रॉपर करंट जाए, तभी आपका मोटर घूमेगा। आर्मेचर पर प्रॉपर करंट जाए, इसलिए
फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम करने के लिए आपने क्या करा, उसको मोटे तार का बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मोटे तार का बनाने के कारण उसमें नंबर ऑफ टर्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की एवं कम लपटों की क्या होती है, बनाई जाती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद डीसी सीरीज मोटर को बनाया काहे के लिए जाता है, जहां आपको स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब एकदम से झटके से जो चीजें चाहिए आपको, जैसे ट्रेन का इंजन, तो ट्रेन के पहिए में लगा रहता है डीसी सीरीज मोटर। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो एकदम से आपको झटका लगता है। वो झटका इसलिए लगता है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर जब स्टार्ट होता है तो उसको इनिशियली टॉर्क ज़्यादा लगता है, उसको चालू करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगता है। तो ऐसी जगह आप डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करोगे जहां आपको फोर्स की ज़्यादा जरूरत हो, मतलब प्रारंभिक बल की ज़्यादा जरूरत हो, इनिशियल टॉर्क आपको ज़्यादा लगे, वहां पर आप किस मोटर का यूज़ करोगे, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का स्टैटिक डायग्राम क्या होता है और उसका फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव करोगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये होता है डीसी सीरीज मोटर का स्टैटिक डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या क्या है समझना। ये जो आरएफ लिखा है वो है आपकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। आरएफ क्या है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर का प्रतिरोध है आरए। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, आरएफ, आर्मेचर का प्रतिरोध आरए। जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है तो इसे आप क्या कहते हो, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब आराम से समझना इसका इक्वेशन अपन कैसे ड्राइव करते हैं, समझना। डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए यहाँ पर एक बैटरी लगाया मैंने। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा। एक बैटरी बी लगाने पर इसमें करंट कितना गया, आइए आपको पता है जब कोई भी चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें एक ही करंट जाता है। तो इस पूरे परिपथ में मैंने एक करंट माना आई ए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डीसी सीरीज मोटर में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों क्या होते, बराबर होते। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए मैंने दोनों में से किसी एक को लिया, आर्मेचर। जैसे आपने बैटरी लगाया, यहाँ से करंट गया, करंट सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग में गया। इस फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार होंगे, वो लपटों की संख्या क्या होगी, कम। फिर ये करंट फील्ड से होते हुए कहाँ जाएगा, आर्मेचर में जाएगा। जैसे आर्मेचर में जाएगा एक बैक ईएमएफ डेवलप करेगा। बैक ईएमएफ मतलब पश्च विद्युत वाहक बल बनाएगा। ये पश्च विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उस मोटर को घुमाने के काम में आता है। मोटर को घुमाने के लिए किसकी जरूरत होती है, बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जिसे आप क्या कहते हो, बैक ईएमएफ, या हिंदी में कहते हैं पश्च विद्युत वाहक बल। जैसे ही आपका करंट इस आर्मेचर में जाएगा आपका मोटर घूमना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इस परिपथ में मुझे केवीएल लगाना है। कोई भी इक्वेशन ड्राइव करनी है तो मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा। केवीएल और केसीएल से आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सारे इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक लेक्चर किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर बनाया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले एक बार उस लेक्चर को देख लेना। तो इसका मैं केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे लिखते हैं। किसी वोल्टेज सोर्स में माइनस से, वोल्टेज सोर्स में माइनस से प्लस जाने पर माइनस लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, किसी वोल्टेज सोर्स में माइनस से प्लस जाने पर क्या लोगे, प्लस लोगे। प्रतिरोध को हमेशा पॉजिटिव लेते, प्रतिरोध को हमेशा क्या लेते, पॉजिटिव। सबसे पहले समझो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है किसी भी परिपथ का बीजगणितीय वोल्टेज, किसी भी परिपथ का क्या होता है, बीजगणितीय वोल्टेज क्या होता है, जीरो। मतलब समेशन बी बराबर कितना होता है, जीरो। तो समेशन बी मतलब इसको आई इंटू आर लिख सकते हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है, जीरो। तो इस सर्किट में मैं केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखना, मैंने एक धारा कंसीडर करा आई ए जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं देखना इसी डायरेक्शन में माइनस से प्लस में जा रहा हूँ। वोल्टेज सोर्स में
माइनस से प्लस में जाते हैं तो माइनस का v, बोला था मैंने, माइनस से प्लस में जाओगे तो माइनस का v। सिमिलरली यदि प्लस से माइनस में जाओगे तो प्लस का v, ठीक है। इसके बाद यहां से घूमने के बाद आइए कहां पर जा रहा है, आरएफ में, ठीक है। तो हमेशा मैंने बोला था रेजिस्टेंस को हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस कितना है, आरएफ, और आरएफ में करंट कितना जा रहा है, आईए, तो प्लस आईए आरएफ, प्लस आईए क्या हो गया, आरएफ। फिर यही वाला करंट घूम के कहां पर आएगा, आर्मेचर में आएगा। आर्मेचर में भी रेजिस्टेंस है तो यहां पर भी क्या होगा, आईए इंटू आरए, प्लस देखना आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव का V, पॉजिटिव का EV बराबर 0। ये हो गया इसका वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। माइनस V प्लस आईए आर ए प्लस आईए आर ए प्लस आईए आर ए प्लस EV इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस V बराबर के उधर जाएगा तो प्लस V में बदल जाएगा, तो V इक्वल टू हो गया EV प्लस आईए आर ए प्लस आईए आर ए, आईए आर ए, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है EB प्लस आईए, दोनों में कॉमन है तो आर ए प्लस आर ए। ये होता है आपका डीसी सीरीज मोटर की वोल्टेज इक्वेशन। ये क्या होता है आपका डीसी सीरीज मोटर की वोल्टेज इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद और एक चीज समझो, जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वह फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो फील्ड वाइंडिंग की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप फील्ड वाइंडिंग को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस आईए आर ए, EB प्लस आईए आर ए, ठीक है। क्या करा मैंने, इस RF को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, क्योंकि इसका प्रतिरोध आर्मेचर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए मैंने RF को हटा दिया। तो अंदर क्या बचेगा, आईए आर ए, तो ये आईए आर ए। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज इक्वेशन, और ये भी आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया कि डीसी सीरीज मोटर का स्टैटिक डायग्राम कैसे होता है और उसका वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले पर और इस डायग्राम पर अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। चलिए इसके पहले हम समझते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो आपको बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है कि सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कायरों के लिए किया जाता है जिसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज मोटर आप कहाँ यूज करोगे, जहां आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा लगे, मतलब किसी चीज को चालू करने के लिए एकदम से टॉर्क की जरूरत हो, एकदम से फोर्स की जरूरत हो, वहां पर आप डीसी सीरीज मोटर लगाओगे। जैसे ट्रैक्शन कायर, ट्रैक्शन कायर का मतलब होता है रेलवे का जो पहिए का मोटर लगा रहता है उसे आप बोलते हो ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन कायर मतलब होता है रेलवे के पहिए में जो मोटर लगी रहती है वो होती है ट्रैक्शन मोटर। तो आपने देखा होगा जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो एकदम से आपको झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ रहता है उसके पहिए में। तो जैसे डीसी सीरीज मोटर चालू होता है वो एकदम से फोर्स फेंकता है, पहिए के ऊपर एकदम से फोर्स फेंकता है, इसलिए आपको उसमें क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है। क्रेन, जैसे कुछ भारी वाहन है, कुछ क्रेन को देखा है ना, तो क्रेन को उठाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज्यादा लगेगा। किसी सामान को उठाने के लिए पहले ज्यादा बल ज्यादा लगेगा, इसलिए आप क्रेन में कौन सी मोटर लगाते हो, डीसी सीरीज मोटर। भारी चीजों के निर्माण में भी डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आपके लिफ्ट, जो लिफ्ट होती है ऊपर नीचे जाने के लिए, वहां पर भी डीसी सीरीज मोटर आप इस्तेमाल करते हो। मतलब पूरी बात यदि कहा जाए तो जहां आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा लगे वहां आप डीसी सीरीज मोटर लगा दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या है, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, EB प्लस IA RA, ठीक है।
तो आपको क्या बोल रहा है, धारा की गणना का सूत्र बताना। तो धारा क्या है, आई। तो आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए मैंने क्या करा, ईबी को बराबर किधर लेके आया। तो ये पॉजिटिव का है तो बराबर किधर आएगा, तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो बी माइनस ईबी बराबर क्या है, आई ए आर ए। यहाँ से यदि आई ए की वैल्यू पूछूं तो ये आर ए कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में बराबर किधर आएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो बी माइनस ई बी अपॉन में आर ए, ई बी अपॉन में आर ए। तो आई ए बराबर होता है बी माइनस ई बी अपॉन में आर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन डील करा। अभी जस्ट इस फॉर्मूले को ड्राइव करके बताया था। इसमें से आई का मान निकालोगे और यही आई का मान आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है। विरोधी विद्युत वाहक बल का मान मतलब होता है बेक ईएमएफ। ठीक है, बेक ईएमएफ का मान कितना है, 110 वोल्ट। 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखो क्या क्या देके रखा है, पहले वो लिखो, उसके बाद क्या पूछा है वो पता करते हैं। ठीक है, क्या क्या देके रखा उसने। कोई एक मोटर है, उस पर कितनी सप्लाई दे रहे हो आप, कितना दे रहे, 120 वोल्ट। 120 वोल्ट की आपने सप्लाई दे दी। उसका बेक ईएमएफ कितना है, 110 वोल्ट। ठीक है, और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम। आपको क्या निकालना है, आर्मेचर करंट मतलब आई ए निकालना है। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा आई ए बराबर क्या होता है आई ए बराबर क्या होता है, V माइनस ई बी अपॉन में आर ए। ठीक है, आई ए बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताया था आपको, V माइनस ई बी अपॉन में आर ए। तो V का मान कितना है, देखो 120 माइनस 110 बटे 0.5। 120 में से 110 गए तो 10 बचा बटे 0.5। जब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 20 एम्पियर। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आर्मेचर करंट कितना आया आपका, 20 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। समझ में आया। कैसे करोगे, सबसे पहले जो जो दे के रखा उसको लिख लो, क्या निकालना है उसको लिख लो। इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है कि आई ए बराबर होता है बी माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो इन सब का मान रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन एक थे। एक 220 वोल्ट की डीसी मोटर में 0.2 ओम आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 का बेक ईएमएफ है, तो उसकी धारा ज्ञात करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या देखोगे, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं उसमें, 220 वोल्ट। बेक ईएमएफ कितना है इसका, 215 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम। 0.2 ओम। आपको क्या निकालना है, आई ए बराबर कितना होगा। तो अभी आपको जस्ट पता है कि आई ए बराबर होता है V माइनस ई बी अपॉन में आर ए। ठीक है, तो V का मान कितना है, 220 माइनस 215 बटे 0.2। 220 में से 215 गए तो 5 बचता है अपॉन में 0.2। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आएगा 0। 2 एकदम 2, 2 25 50, तो कितना आएगा 25 एम्पियर। मतलब आर्मेचर करंट कितना है, 25 एम्पियर। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 25 एम्पियर इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक रेल इंजन का दोषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे के जो इंजन होते हैं, उसके जो पहिए होते हैं, उसमें कौन सी मोटर लगी रहती है, डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर। ठीक है, यदि थ्योरी क्लियर है तो आप इसको विद इन सेकेंड लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के किस प्रकार की मोटर को आप चुनोगे? लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे का काम। ठीक है, रेलवे के जितने भी इंजन होते हैं और उसके पहिए में जो भी मोटर लगा हुआ रहता है वो डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ रहता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन और एक आपके सामने लिखा है। देखो किस किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर। ट्रैक्शन मतलब रेलवे का काम, रेलवे के हर एक काम में पहिए में कौन सी मोटर लगी रहती है? डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखो। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लिफ्ट में कौन सी मोटर उपयोग को वरीयता देती है? ठीक है, लिफ्ट में कौन सी मोटर उपयोग में लाते हो? लिफ्ट मतलब इनिशियली जिसमें टॉर्क ज्यादा लगे। तो लिफ्ट को देखो, लिफ्ट जैसे चलती तो आपको एक झटका सा लगता है, मतलब उसमें इनिशियली टॉर्क ज्यादा लगता है। तो जहां इनिशियल टॉर्क ज्यादा लगे, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा लगे, वहां डीसी सीरीज मोटर यूज होती है। मतलब आपकी लिफ्ट में भी डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। लिफ्ट में कौन सी मोटर लगी रहती है? डीसी सीरीज मोटर, दैट इज द ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझे बाय कमेंट बताइए। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।